ब्रेक होगा। बोले अरे फोन बंद है, इशारा करूँगा, इनका आंसर खत्म होने का ब्रेक लेना है। और 2 मिनट बचा होगा तब आप देंगे मुझे 2 ऐसा मिनट कुछ वाइंड नहीं, अप के लिए। अगर जितनी उंगली अगर दिखाई तो 3 मिनट दिखाऊंगा, सर बोल रहे हैं, नहीं ठीक भूल है। गया तो कभी 2 मिनट, 12 मिनट में ब्रेक होगा। और वाइंड अप मतलब जल्दी वाइंड अप। ये लाइव आ रहा है हाँ, हम लाइव होंगे मैम अभी। क्या? ये अभी जो दिख रहा है टीवी हाँ, में ये दिख ये रहा चल रहा होगा। हाँ, वो अभी नहीं। लाइव होने से कश्मीर से फोन आता है। हम्म। हाँ, कश्मीर। ऑल इंडिया से आते हैं मैम फ़ोन, तो अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, लोग देख रहे तो होते लोग हैं। देखते हैं, मतलब हाँ, छत्तीसगढ़ का अपना हाँ, वहाँ पे भी देखते हैं। हाँ। कश्मीर से फोन आता है, कश्मीर, लद्दाख। सही है, तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी घंटी बजेगी, अच्छा, प्रोग्राम चलेगा तो घंटी ये बजेगी। गुजरात, अहमदाबाद से आएगा, महाराष्ट्र से तो आएगा। सब जगह का तो पता लेंगे रहता कि है नहीं लेंगे सर? फ़ोन नहीं लेंगे, रेडी? फ़ोन इन नहीं है। रेडी। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं ख़ास महिलाओं की। महिलाओं के बारे में कहा गया है, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि स्त्री धरती की तरह होती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, सब कुछ सहती है। और कहा जाता है कि जो जितना सहनशील होता है, ईश्वर उसकी परीक्षा लेता है और उतना ही सहने को उसे देता है। बात कैंसर की, महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर की। तो क्या महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा कैंसर की संभावनाएं होती हैं? उनके शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे कैंसर का खतरा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है? इसी पर बात करेंगे। कोरोना काल में उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, कैसे बचते हुए चलना है, क्योंकि पहले तो कैंसर से वो परेशान है और अगर कोरोना ने उन्हें प्रभावित कर दिया तो ईश्वर ना करे उनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो कैसे उन्हें इस खतरे से बचाएं, उन्हें किस तरह की जीवन शैली अपनानी है, ये तमाम बातें जानने के लिए आज हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है डॉक्टर सुमन मित्तल जी को। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने कहा कि आज का कार्यक्रम ख़ास है, हमारी बहनों के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में। तो क्या, जैसा कि मैं अभी दर्शकों से बात कर रही थी, तो क्या महिलाओं में कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में? जी, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि महिलाओं में कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है, जी। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के कैंसर होते हैं जो सिर्फ महिलाओं में ही होते हैं, जी। क्योंकि वो महिलाओं से के शरीर से अंगों से शारीरिक अंगों से जुड़े होते हैं, जो पुरुषों में नहीं होते हैं। यानी कि मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर हम प्रपोर्शन देखें जी। तो पुरुष और महिला दोनों को ही कैंसर होने का खतरा बराबर रहता है। जी। लेकिन महिलाओं में खास करके स्तन कैंसर जी। एवं गर्भाशय के मुंह का कैंसर, ये दो प्रमुख कैंसर है जो हम ज़्यादा प्रभावित करते हैं हैं महिलाओं को। तो कितने तरह के कैंसर महिलाओं में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं? अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत प्रकार के कैंसर हो सकते हैं जिनको काउंट करना भी शायद मेरे लिए संभव ना हो। जी। सो हमारे शरीर का हर अंग प्रभावित कैंसर से हो सकता है। जी। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो दो कैंसर हैं, स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय मुंह का कैंसर, जी। ये 50% से अधिक समय कैंसर महिलाओं में इन दो वजहों की से होता है। जी। तो क्या आयु से भी इसका संबंध है? अगर महिलाओं के गर्भाशय की बात की या ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर की बात की, तो एक खास उम्र में प्रभावित करता होगा। और महिलाओं में या छोटी बच्चियों में भी कैंसर देखा जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है? एज का भी उसमें डिपेंड करता है? जी, देखिए, इन जनरल कैंसर तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें कैंसर होने का खतरा बढ़ता जाता है। तो उम्र का बढ़ना अपने आप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है कैंसर के खतरे के बढ़ने का। सो अगर हम स्तन कैंसर की बात करें तो डेफिनेटली बढ़ती उम्र के साथ में कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। तो ज़्यादातर अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर जो हम स्तन कैंसर के जो पेशेंट्स देखते हैं या जो हम सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट देखते हैं, ये ज़्यादातर महिलाएं 40 से 60 साल की उम्र के बीच की होती हैं। सो ये उम्र होती है जब
कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। सो हालांकि सावधानी तो हमें हमेशा ही रखनी चाहिए, बट इस उम्र की महिलाओं को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत होती है। हम महिलाओं में पाए जाने वाले सारे कैंसर्स के बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे, पर सबसे पहले ये जानें कि कैंसर आखिर क्या बला है, ये क्यों हो जाती है, चाहे वो पुरुषों की बात क्यों ना हो या महिलाओं की बात क्यों ना हो, तो आखिर कारण क्या है, मूल कारण क्या है? जी, सो अगर हम कैंसर के कारण की बात करें, सो कैंसर बेसिकली कोई बाहरी बीमारी नहीं है जी। यानी कि जैसे हमें इन्फेक्शन होता है तो बाहर से कुछ बैक्टीरिया वायरस आके हमको इन्फेक्ट करते हैं जी। सो जनरली कैंसर ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं या जो सेल्स होती हैं वो जनरली एक रेगुलेटेड तरीके से, नियमित तरीके से उनमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है और एक समय के बाद हमारी वृद्धि रुक भी जाती है। लेकिन कैंसर तब होता है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियमित, अवांछित यानी कि इरेगुलर, अननीडेड ग्रोथ या वृद्धि करती हैं और वो वृद्धि करके फिर वो एक ट्यूमर की शक्ल ले लेती हैं। और ट्यूमर खास करके हम कैंसर उस समय बोलते हैं जब उन कोशिकाओं की या सेल्स की ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी जिस जगह उनकी उत्पत्ति हुई है वो वहाँ से निकल के अगर शरीर के दूसरे अंगों में फैलने की कैपेसिटी रखती हैं तो हम इनको बेसिकली फिर कैंसर कहते हैं। सो कैंसर की ये सेल्स में बदलाव क्यों आते हैं, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई बार कुछ कारण नहीं भी होते। सो एजिंग यानी कि हमारी उम्र का बढ़ना एक अपने आप में कारण होता है, क्योंकि हर रोज़ हमारे शरीर की कोशिकाओं को बहुत सारा प्रेशर माहौल का, एनवायरनमेंट का एक जो नेचुरल ग्रोथ होती है या एजिंग हम बोलते हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर रहता है हमारी सेल्स के ऊपर। सो उसकी वजह से उनमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं। अगर हम महिलाओं में होने वाले कैंसर की बात करें, सो अगर सर्वाइकल कैंसर का एक प्रमुख कारण होता है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन। सो इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे सर्वाइकल सेल्स में यानी कि गर्भाशय के मुंह के सेल्स में बदलाव आते हैं और फिर वो बदलते बदलते एक समय में कैंसर के रूप में बदल जाते हैं। अगर हम पुरुषों का कुछ प्रमुख कैंसर देखें, जो कि हम बात करते हैं मुंह एवं गले का कैंसर, जो पुरुषों का प्रमुख कैंसर है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट या एकमात्र कारण होता है वो होता है तंबाकू का सेवन, चाहे वो किसी भी रूप में होता है। और महिलाएं भी, बहुत सारी महिलाएं भी क्या तंबाकू का सेवन करती, हालांकि ये प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा कम है। इसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाओं जब वो तंबाकू का सेवन कर रही होती हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वो तंबाकू का सेवन कर रही, यानी कि वो अगर गुड़ाखू के रूप में कर रहे होते हैं तो नहीं, दांत में दर्द था इसके लिए वो बोले कि ये मंजन। हमारे अंचल में आपने बहुत अच्छी बात कही, हमारे अंचल में ज्यादातर लोग दांतों का इलाज करने के लिए गुड़ाखू या गुटके या तंबाकू का सेवन करते हैं कि तंबाकू दबा लिया दांत के अंदर में तो दांत का दर्द दूर हो जाएगा। तो हम आप ही के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये इसका स्थायी हल नहीं है, दांत के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तंबाकू जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक तकलीफ से हम मुक्ति पाके और हम दूसरी ज़्यादा गंभीर समस्या में अगर हम जा रहे हैं तो ये एक सही चीज़ नहीं है। बहुत सही बात आपने कही मैम। तो बाकी कैंसर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे कि अब हम चूंकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को और कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने बताया। इसके अलावा मुंह एवं गले का कैंसर, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी तंबाकू का सेवन करती हैं। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर है, आहार नली से संबंधित जो हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, यानी कि इसोफेगस है, स्टमक है जिसको हम अमाशय बोलते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, हमारी आंतें, मल द्वार या हमारे मल एवं मूत्र रोगों से संबंधित हिस्से का कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। सो कोई भी अंग कैंसर से प्रभावित। तो कारण तो हमने जान लिया कि कोई बहुत बाहरी चीज़ नहीं है, हमारी सेल्स ही डिपेंड करती हैं। कई बार बाहरी कारण भी होते हैं, जैसे तंबाकू एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कई बार कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जैसे मैंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात की तो वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। इसी प्रकार एक हेपेटाइटिस बी, हम सब जानते हैं आजकल तो हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को, यानी कि वो जब वो 4 वीक के होते हैं उसी समय से हम वैक्सीनेट गवर्नमेंट की पॉलिसी में उनको कर देते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन की वजह से लीवर कैंसर होने का खतरा रहता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम कई बार बात नहीं करते हैं या वो डायरेक्टली चूंकि अफेक्ट नहीं करता है, ये बहुत लंबे समय में अफेक्ट करता है। सो लाइफ स्टाइल, सो जैसे हम बात करते हैं कि हृदय रोग लाइफस्टाइल डिजीज है, सो कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब होता है कि आपकी दिनचर्या, आपकी जीवनचर्या सही होनी चाहिए। सो एक हमारा जो हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, है ना, हमारे खान पीन में अगर ज़्यादा वसा युक्त भोजन है तो वो कैंसर का कारण हो सकता है लंबे समय में। अगर हम फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये हमारे कैंसर के रिस्क को कम करता है। और अगर हम एक
संतुलित वजन हम अपना मेंटेन करते हैं, सो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, वो सिर्फ हृदय रोग या फेफड़े को अब प्रभावित नहीं करता, बल्कि कैंसर का भी कारण बन सकता है, इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है। तो आपने एक बात बताई कि हमें अपनी जीवनचर्या को, इसके अलावा एक्सरसाइज अच्छा रखना चाहिए, खान पीन अच्छा रखना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ना सिर्फ हमारा कैंसर का रिस्क कम होता है, बल्कि कार्डियक रिस्क फैक्टर्स भी कम हो जाते हैं। छोटे बच्चों की आप बात कर रही थी मैम, छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है। ब्लड कैंसर के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों हो जाता है, और नन्ही नन्ही छोटी छोटी बच्चियों को भी हो रहा है, लड़कों को भी हो रहा है तो लड़कियों को भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, ब्लड कैंसर का कोई भी कारण नहीं है जी। सो इट्स कुछ म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। सो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि इस वजह से किसी को ब्लड कैंसर हो गया होगा, यानी कि जैसे हम कुछ कारणों की बात कर रहे थे। सो ब्लड कैंसर का ऐसा कोई कारण जनरली नहीं होता है, ये एक रैंडम चीज़ है, यानी कि किसी को भी हो सकता है। इट जस्ट किसी पर्सन को हुआ है तो उसमें उसकी कोई गलती या उसकी बुरी आदतें नहीं होती हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। ये जस्ट एन इंसिडेंट है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, उसके जीन्स में या उनके ही क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हुआ और उनको ऐसा। एक ज़रूरी सवाल मुझे याद आ रहा है मैम, जीन्स की बात अभी आप कर रही थी, तो आनुवंशिक तौर पे अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी को कैंसर हुआ है, तो क्या ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को होगा, या अगर किसी के परिवार में कुछ 2-3 पीढ़ियों में अलग अलग लोगों को कैंसर हुआ है, फैमिली मेंबर्स को, तो उस व्यक्ति को क्या कोई सावधानी, पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रिकॉशन लेने चाहिए कि उसे कैंसर ना हो? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न था मैम आपका। ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो अनुवांशिक नहीं होते हैं जी। सो ज़्यादातर कैंसर जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल, टोबैको, इन्फेक्शन वजह के, लेकिन कुछ कैंसर्स में अनुवांशिकता का थोड़ा प्रभाव हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं। यानी कि स्तन कैंसर 5% स्तन कैंसर जो है, एवं ओवेरियन कैंसर जो महिलाओं का एक ओवरी एक दूसरा अंग होता है, सो 5 से 10% तक ब्रेस्ट कैंसर एवं ओवेरियन कैंसर अनुवांशिक हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं ये रैंडम ही होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रकार के कोलोन कैंसर, यानी कि बड़ी आंतें जो हम जिनको कहते हैं सामान्य भाषा में, सो बड़ी आंतों के कैंसर कुछ केसेस में अनुवांशिक होते हैं, बट ज़्यादातर समय ये जो कैंसर होते हैं ये अनुवांशिक नहीं है, ये बाकी सारे कारणों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जी, तो ये कैंसर्स की बात हम कर रहे हैं, तो अब लक्षणों के बारे में जानना चाहेंगे कि तमाम तरह के जो भी कैंसर हैं तो उनका क्या लक्षण है। जैसे कोई महिला घर में कुछ महसूस करे तो फिर उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए कि ये गंभीर बात हो सकती है, ये लक्षण सही मुझे महसूस नहीं हो रहा है, तो ऐसे सारे लक्षण हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बता दें। कुछ कॉमन लक्षणों के बारे में बात करूँगी, ना सिर्फ महिलाओं के बारे में बल्कि पुरुषों के लिए भी ये चीज़ें कॉमन है। सो अगर किसी भी महिला या पुरुष को अपने शरीर पे कोई भी नई गठान या सूजन दिखाई दे रही है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, खास करके अगर महिलाओं में अगर स्तन में कोई गठान आ रही है तो उनको अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। हालांकि जितने भी लक्षणों की बात मैं करूंगी इनमें से 100 में से 90% तो सादी बीमारियों की वजह से ही होते हैं, सिर्फ 10% ही कैंसर होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं ये निर्णय नहीं ले सकता है कि ये जो उनको तकलीफ है वो कैंसर की वजह से है या किसी सामान्य कारण से। तो इनमें से जो मैं आगे भी लक्षणों की बात करूंगी, कोई भी आपको लक्षण हो तो आप डॉक्टर को दिखाएं। मैम लक्षण के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, एक छोटा सा विराम ले रहे हैं और फिर आपके साथ चर्चा होगी। तो दोस्तों हम रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए और उसके बाद डॉक्टर सुमन मित्तल से हमारी बातचीत फिर होगी। कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है,
समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं हम। डॉक्टर सुमन मित्तल हमारे साथ हैं और कैंसर के बारे में, महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में बातचीत उनसे हो रही है। मैम, लक्षणों के बारे में आप बता रही थी, तो अब हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को विस्तार से बताएं कि किस किस तरह के लक्षण हो सकते हैं और हमें बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। जैसे एक मैंने बताया कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पे कोई गठान हो या सूजन हो तो ये एक लक्षण हो सकता है जी। अगर खांसी आ रही हो या थूक से बलगम आ रहा हो और ये ऐसा 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर मुंह के किसी भी हिस्से में कोई छाला हो या घाव हो जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो एवं वो भर नहीं रहा हो या ठीक नहीं हो रहा हो या निगलने में तकलीफ हो रही हो तो ये मुंह और गले के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं जी। अगर शरीर के किसी भी हिस्से से असामान्य पानी जैसा श्राव या किसी भी प्रकार का श्राव आ रहा, खास करके महिलाओं में योनि मार्ग से, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा मल एवं मूत्र की आदतों में अचानक से कोई बदलाव आ गया हो, यानी कि अचानक से डायरिया रहने लग गया हो या अचानक से बहुत कब्जियत रहने लग गई हो या मूल एवं मूत्र के रास्ते से अगर खून आ रहा हो जी, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं जी। इसके अलावा कोई गठान थी या मस्सा था जो हमारे शरीर पे बहुत सालों से और अचानक से उसकी अगर साइज में वृद्धि हो गई हो या अचानक से उसका रंग बदल गया हो या दर्द अचानक से होने लग गया हो जो पहले नहीं हो रहा था जी, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं जी। गर्भाशय की बात करें तो क्या गर्भाशय में आमतौर पे महिलाएं समझ जाती हैं जब उन्होंने बच्चा गर्भ धारण किया था तो जिस तरह का महसूस होता है, किसी तरह की कोई गठान हो तो अगर वहाँ भारीपन महसूस हो रहा हो या पीरियड्स की तरह से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या भी ये भी एक लक्षण हो सकता है? ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ज़्यादा रक्तस्राव होना जी, ज़्यादा रक्तस्राव होना या ज़्यादा ब्लीडिंग होना भी लक्षण हो सकता है। बट ज़्यादातर महिलाओं में जब तक ये लक्षण आते तब तक बहुत लेट हो चुका होता है जी। सो हम ये चाहेंगे कि कुछ सावधानियां महिलाएं रखें ताकि ये जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत लेट हो जाता है, यानी कि वो बीमारी तब तक स्टेज 3 में पहुंच जाती है तो उस तक पहुंचने की नौबत ही ना आए और हम इसको समय रहते पकड़ सके, ऐसा हम चाहेंगे जी। तो आपने स्टेजेस की बात की है मैम, तो स्टेजेस के बारे में ही हम जानना चाहेंगे कि ये स्टेजेस क्या होते हैं एक्चुअली, और क्या थर्ड स्टेज में जाके क्या ट्रीटमेंट कर पाना या मरीज का बच पाना मुश्किल होता है? कैसे कोई पहचान पाएगा अपने ढंग से? आपने कहा कि जब तक ब्लीडिंग हो रही है या बहुत गठान जैसा महसूस हो रहा है तो 3rd स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है, तो इसको एक सामान्य महिला किस तरह से समझ पाएगी? तो उसके प्रारंभिक लक्षण या 1st स्टेज में कैसे वो समझ पाएगी कि हाँ ये कुछ हो रहा है मुझे मेरे अंदर? सो ये जो हमारे सवाल थे इसमें 2-3 अलग अलग सवाल थे तो मैं एक 1 बाय 1। सो जनरली कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 and 4। सो स्टेज 1 यानी कि बिल्कुल शुरुआती अवस्था होती है। स्टेज 4 हम तब बोलते हैं जब वो बीमारी शरीर के दूसरे अंगों में फैल चुकी होती है। स्टेज 2 एंड स्टेज 3 वो इन बिटवीन यानी कि उनके बीच की अवस्था होती है। सो स्टेज 1 के ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, स्टेज 2 और स्टेज 3 के भी बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। स्टेज 4 का डेफिनेटली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के कैंसर जो है, खास करके अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें या हम जर्म सेल ट्यूमर यानी कि अंडकोश से संबंधित कैंसर्स की बात करें तो वो स्टेज 4 में भी ठीक हो जाते हैं। बट ज़्यादातर कैंसर स्टेज 4 में जड़ से ठीक नहीं हो पाते, बट हम उनका उपचार कर सकते हैं, उसके साथ चलना होता है, उसके साथ चलना होता है। और हमने दूसरी बात की कि हम कैसे कोई महिला समझ सकती है। देखिए, अगर मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूँ और फिर मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करूँगी तो मैं पहले सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करती हूँ, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में। तो जब तक कोई लक्षण आता है तब तक जनरली ये डिजीज स्टेज 3 में आ जाती है, उसके पहले कोई लक्षण नहीं होते। सो हम हर महिला को ऐसी एडवाइस देते हैं कि वो नियमित रूप से अपनी अंदरूनी जांच किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से करवा सकती हैं। तो बहुत सिंपल टेस्ट होता है कि डॉक्टर आपके अंदरूनी अंग की जांच करते समय अंदर का पानी बोलते हैं या हम उसको पैप स्मीयर बोलते हैं, वो ले लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली कैंसर के होने के 3 साल पहले से हमको पता चल जाता है कि अच्छा कुछ बदलाव आए हैं और अभी
ये भविष्य में कैंसर में बदलने की संभावना, और ये चीज़ हम नियमित जांच करें तो कैंसर होने के 3 साल पहले हम उसका पता लगा सकते हैं जी। और अगर हम इतनी अर्ली अवस्था में अगर हम उसका पता लगा लें तो हम कैंसर को होने से ही पूरी तरीके से रोक सकते हैं। और तो हम इसलिए उसको पैप स्मीयर इसके लिए बोलते हैं। उन लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है नहीं, या कुछ जरूरी ऐसा। नहीं है। हर जी। महिला जो कि मैरिड है या तो सेक्सुअली एक्टिव है, कितने दिनों में, कितने अंतराल में, ड्यूरेशन में ये अगर सब जांच कुछ होनी चाहिए? नॉर्मल हो जी। तो रिपीट जांच करवाने की दोबारा, चूंकि हमने कहा कि 3 साल पहले ही हमको लक्षण समझ में आ जाते हैं। जी। सो अगर सब कुछ अच्छा हो, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, जी। उसमें इन्फेक्शन भी ना हो, तो 3 साल के बाद रिपीट कराने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो जी। कई प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती हैं, जी। तो तकलीफ के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं जी। कि नेक्स्ट टेस्ट 3 महीने बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, जी। या अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है और फिर उसके बाद टेस्ट करना तो है। जिस जांच की बात आप कह रही हैं, अगर होने की बात आप करी, तो 40 के बाद, 40 के आसपास की उम्र की महिलाओं को सजग हो जाना नहीं, चाहिए। कोई या भी कम महिला, हो? कोई भी महिला जिनकी शादी को 3 साल हो गए या जी। जो हम बोलते हैं कि सेक्सुअली एक्टिव 3 साल से ज़्यादा अगर हो गए जी। तो उनको शादी के 3 साल के बाद से ही ये टेस्ट नियमित रूप से करवाने खुद चाहिए। पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। जी। आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रही थी, स्तन कैंसर के बारे में। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं बात करना चाहूँगी जी। प्रिवेंशन के बारे में, सर्वाइकल कैंसर के बारे जी, में। जी। इसके पहले कि मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करूँ, जी। तो चूँकि जैसा मैं बता रही थी कि सर्वाइकल कैंसर जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। जी। तो ऐसी वैक्सीन आ गई हैं अब, तो अगर हम अपनी बच्चियों को, जी। यानी कि 9 से 16 साल की उम्र के बीच में अगर बच्चियों को हम ये वैक्सीन लगाते हैं जी। तो फ्यूचर में जब वो बड़ी होती हैं, उनकी शादी होती है और जब वो सेक्सुअली एक्टिव होती है तो उसके बाद उनको सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा 70% तक कम हो जाता है। हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद में भी पैप स्मीयर के टेस्ट तो करवाने ही चाहिए। जी। अब मैं आती हूँ स्तन कैंसर के बारे में। जी। तो स्तन कैंसर के बारे में एक अच्छी बात ये है कि हम इसका समय रहते पता लगा सकते हैं, जी। क्योंकि ये एक बाहरी अंग है और हर महिला अपना अंग महसूस कर सकती है। जी। सो हम ये जनरली सलाह देते हैं कि हर महिला को जी। महीने में एक बार, खास करके मासिक धर्म के 7-8 दिनों के बाद, जी। नहाने के समय मिरर के सामने खड़े हो कि अपने स्तन की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। पहले देखना चाहिए और फिर महसूस करना चाहिए। सो बेसिकली हर महिला को ये पता होना चाहिए कि सामान्य रूप से उनका अंग किस प्रकार का दिखता है जी। और किस प्रकार का महसूस होता है। जी। सो उससे फ़ायदा ये होता है कि उसमें अगर कोई भी बदलाव आता है तो जो महिला अपनी जांच, स्वयं की जांच नियमित कर रही होती है, उसमें होने वाले बदलावों को वो जल्द ही समझ पाती है। जी। और ऐसा देखा गया है कि वो महिलाएं जो अपनी नियमित जांच करती हैं उनको अपने स्तन में होने वाली कैंसर की गठान का या किसी भी प्रकार का गठान का किसी भी तरह की गठान जल्दी का चल आसानी से जाता पता है। चल यानी जाता कि वो जब एवरेज में 1 सेंटीमीटर की गठान होती है तभी पता चल जाता है, जी। बनिस्बत कि उन महिलाओं की जो अपनी जांच नियमित नहीं करती तो उनको तब पता चलता है वो जब लोग वो 2.5 सेंटीमीटर की हो जाती है। सो 2.5 सेंटीमीटर की अगर कोई गठान अगर है और वो कैंसर की, तो इट मीन्स वो ऑलरेडी स्टेज 2 है। सो एक नियमित जांच, जिसमें हमारा कुछ पैसा नहीं लगना है, कुछ खर्च नहीं करना है, हमको कहीं जाना नहीं है, जी। कोई असुविधा नहीं है, हम सिर्फ एक जागरूक जी। रहें तो हम उसका शुरुआती अवस्था में पता अपने शरीर, लगा अपनी सकते हैं। सेहत और अपने परिवार के लिए हमें खुद ही जागरूक होना है और जी, इसके लिए बस बिल्कुल। थोड़ी सी जांच, स्वयं की जांच करना ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने बता दिया। और भी किस तरह के कैंसर हैं जो ज़्यादा, मुझे लगता है ये 2 कैंसर ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं महिलाओं जी, को, और जी। इसके अलावा कौन सा कैंसर जी, है? इसके अलावा कि तंबाकू से संबंधित जो जी। कैंसर है जी। वो भी हमारी महिलाओं को प्रभावित करते हैं। सो मुंह एवं गले का कैंसर, इसके अलावा भोजन नली का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, हमारे जी। अंचल की बात की जाए, तो यहाँ पर कौन सा कैंसर महिलाओं में आप देखती हैं और क्या मैसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगी जो आमतौर पे ज़्यादा कैंसर है और हमारी कई बार हमारी अपनी लापरवाही से हम खुद को नुकसान पहुँचा देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें आप देख रही हैं जो नहीं होनी चाहिए? जी, सो ब्रेस्ट कैंसर और स्तन कैंसर ये जो सबसे कॉमन कैंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय मुंह का कैंसर जी। हम ज़्यादा देखते हैं, जी। एवं शहरी क्षेत्रों में ब्रेस्ट कैंसर हम ज़्यादा देखते हैं। जी। इसके अलावा मुंह एवं गले का कैंसर, गॉल ब्लैडर, आंतों का कैंसर, ये कैंसर हम महिलाओं में काफ़ी हमारे प्रदेश में भी जी। देखते हैं। जी। सो सावधान रहें, नियमित रूप से अपने अंग की जांच करें, जी। वैक्सीनेशन अपने बच्चियों को करवाएं, जी। पैप स्मीयर की रेगुलर जांच करवाएं। जी। इसके अलावा लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने कहा कि एक
नियमित भोजन में साग सब्जियों का उपयोग ज़्यादा जी, करें, वसा जी। का उपयोग कम करें, जी। एक वजन जो है अपना वो सामान्य रखें, ओबेसिटी की ओर ना जाए, एवं फिजिकल एक्सरसाइज करें। तो ये सारी चीज़ें ना आपको सिर्फ स्तन कैंसर से बचाएंगी, जी। बल्कि जो दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि जी। हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती और हैं दूसरी परेशानियों से भी हम बच बचाएंगे। पाएंगे। मैम, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो जी। इस कोविड पीरियड में क्या सावधानियां जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उन्हें रखनी चाहिए? जी, देखिए जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जी। अगर उनको कोरोना होता है तो उनको कोरोना का गंभीर इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, जी। यानी कि सीवियरिटी ज़्यादा होती है, मृत्यु का रिस्क भी कैंसर मरीजों को ज़्यादा होता है। सो एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर के सारे लोगों को निःशुल्क उपलब्ध है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हर व्यक्ति अपनी वैक्सीनेशन करवाए। लेकिन कैंसर मरीज हैं, प्लीज़ आप अपने आप को वैक्सीनेट अवश्य करवाएं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा रिस्क है कोरोना से। सो अगर आप वैक्सीनेट करवाएंगे जी। तो आप उस रिस्क को डेफिनेटली कम कर पाएंगे। इसके अलावा वो सारी सावधानियां जो हम सब लोगों को बोलते हैं, हम सबको रखनी जी। चाहिए, बट कैंसर मरीजों को विशेष रूप से रखनी चाहिए, क्योंकि उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। जी। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हम बोलते हैं कि 2 गज की दूरी, जी। इसके अलावा मास्क का नियमित उपयोग करना, हाथों को बार बार साबुन से धोना, या जहाँ हम साबुन का उपयोग नहीं कर सकते वहाँ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अगर जाना बहुत ज़रूरी ना हो तो ना जाएं। एवं ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जहाँ पे जाना जरूरी ना है, डॉक्टर्स ने जो निर्देश दिए हैं उसका जी। पालन करना है उनके लिए बहुत ज़रूरी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। तो हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर सुमन मित्तल की बताई हुई बातों का हम सभी ध्यान रखेंगे और ऐसी जानकारियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।